मणिपुर गांव में दो भाई रहते थे, रमेश और सुरेश। दोनों भाइयों की शादी नहीं हुई थी, साथ में मिलकर रहते थे और आलू की खेती किया करते थे। बड़ा भाई रमेश थोड़ा कंजूस और कपटी किस्म का आदमी था, बल्कि छोटा भाई सुरेश शांत स्वभाव और बहुत दयालु आदमी था। एक दिन उस गांव में एक बूढ़ा आदमी मछली बेचने आया। मछली ले लो, अरे कोई मछली ले लो, मछली वाला आया, ताजा ताजा मछली ले लो। बाबा ये तो बताओ, ये मछली कितने में दिए? मुझे ये 2 जोड़ी मछली चाहिए। एक मछली की कीमत है 2 चांदी के सिक्के और 2 जोड़ी मछली के 3 चांदी के सिक्के में मैं तुम्हें ये दूंगा। मुझे तो 2 जोड़ी मछली नहीं चाहिए बाबा, मुझे तो 1 जोड़ी ही मछली चाहिए। इसके लिए तो 2 चांदी के सिक्के बहुत ज्यादा है। मैं तो 1 ही चांदी का सिक्का दूंगा। नहीं नहीं बेटा, 1 चांदी का सिक्का तो बहुत ही कम पड़ेगा। इतने में तो मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। बूढ़ा आदमी इतना बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर रमेश आ जाता है। फिर वहाँ बूढ़े आदमी से पूछने लगता है, क्या भाव दिया इस मछली का बुड्ढे? 1 जोड़ी मछली का 2 चांदी का सिक्का कह रहा है, मैंने 1 चांदी के सिक्के में मांगा। वो भी बहुत ज्यादा है, मैं 1 जोड़ी मछली का 2 पैसे ही दूंगा। मैंने 1 जोड़ी मछली 1 चांदी के सिक्के में मांगा तो मुझे मना कर दिया। तो तुम्हें क्या देगा? तो वो आपको 2 पैसों में कैसे देगा? बाजार में कैसे कीमत लगाते हैं वे तुम्हें क्या पता। तू खाली देखते जा मैं कैसे खरीदारी करता हूँ। क्यों बुड्ढे, ये दे रहा है कि नहीं? अगर तुम्हें कीमत ज़्यादा लग रही है तो दूसरे से जाकर खरीद लेना। मैं तो 1 जोड़ी मछली के 2 चांदी के सिक्के ही लूँगा। बूढ़े आदमी की ये सब बात सुनकर रामलाल को बहुत गुस्सा आया और उससे बूढ़े आदमी से मछली छीनकर भाग जाता है। और वहाँ बूढ़ा आदमी बहुत उदास हो जाता है। ये सब घटना को सुरेश चुपके से देख रहा था। फिर सुरेश बूढ़े आदमी के पास आया। बाबा दुखी मत होइए, ये लो आपकी मछली के पैसे, आप उदास मत होइए। लेकिन बेटा, ये पैसा मैं तुमसे कैसे ले सकता हूँ? मेरी मछली तो वो लड़का ले गया है। बाबा वो मेरा बड़ा भाई है और वो रोज किसी ना किसी को परेशान करता रहता है। बाबा उसके लिए मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ, आप उसे माफ कर दीजिए। बूढ़े आदमी ने उसे माफ कर दिया और पैसे लेके चला जाता है। रमेश की इसी वजह से गांव वाले उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह किसी ना किसी को परेशान करता रहता था। सुरेश की वजह से गांव के लोग मुझे अब पसंद नहीं करते। आखिर इसे मिलता क्या है? लोगों की मदद करके इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ओ सुरेश, कहाँ पर है तू? मेरे पास आ। आज से घर का सारा काम सभी तुझे ही करना पड़ेगा। रोज जल्दी सुबह उठकर खाना बनाना और बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, सब काम होने के बाद आलू की रखवाली करने खेत में जाना पड़ेगा। समझ गया तू? सुरेश अपने भैया को मना नहीं कर पाया और वे सुबह जल्दी उठकर सुबह और दोपहर के लिए खाना बनाता और अपने लिए बर्तन में रख लेता और आलू की रखवाली करने खेत तरफ चला जाता है। उन दोनों का खेत उनके घर से बहुत दूर जंगल के किनारे था। वहाँ पर रोज रोज बहुत सारे बंदर आकर आलू की फसल को खराब कर देते थे और सुरेश का रोज का काम यही था। सुरेश, अब मुझे लगता है कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हें भी घर के काम से फुर्सत मिल जाएगी। क्या कहते हो? आप जैसा ठीक समझो भैया। कुछ दिन बाद दोनों भाई शादी कर लेते हैं, लेकिन शादी होने के बाद भी बड़े भाई और उसकी पत्नी सुरेश और उसकी पत्नी मंजू से सारा काम कराती थी। छोटे भाई की पत्नी बहुत सीधी थी, वह किसी से कुछ नहीं कहती थी और पूरे घर का काम किया करती थी। लीला, अब तो हम दोनों भाइयों की शादी हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम जमीन और घर का बंटवारा जल्द ही कर ले।
हाँ जी, तुम सही कह रहे हो। ये तुम्हारा भाई कुछ नहीं कर सकता, बस खाली लोगों की मदद करता फिरता है। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम भूखे ही मर जाएंगे। और उसे ज़मीन का आधा हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। अगर आपने अपने भाई को आधा हिस्सा दिया तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, सोच लेना तुम। रमेश अपनी पत्नी की बात मानकर जमीन का बंटवारा कर लेता है और छोटे भाई को आधा हिस्सा दे देता है। लेकिन सुरेश और उसकी पत्नी उन्हें कुछ नहीं कहते और जितना हिस्सा मिला उन्होंने आलू की खेती कर जैसे तैसे अपना गुजारा करते। सुरेश रोज सुबह खाना खाकर अपने छोटे भाई से खेत की रखवाली करवाता है और उसका बड़ा भाई भी खेत की रखवाली में लग जाता है। एक दिन बड़े भाई रमेश के खेत में कुछ बंदर आ जाते हैं। अरे ये बंदरों ने तो मेरे नाक में दम करके रखा है। इसका कुछ ना कुछ उपाय तो करना पड़ेगा। रमेश वहाँ सारे बंदरों को डंडे मारकर वहाँ से भगा देता है। तभी एक बंदर ने कहा, अरे ओ दोस्तों, कल से हम इस खड़ूस किसान के खेत में कभी नहीं आएंगे। ये किसान तो हमें डंडे से मारता है। कल से हम यहाँ नहीं आएंगे। कल से हम दूसरे खेत में जाएंगे। और सभी बंदर उसकी बात मान लेते हैं। अगले दिन वे बंदर सारे सुरेश के खेत में आलू खाने गए। सुरेश ने उन्हें भगाने की बहुत कोशिश की और वह बंदरों को देखा और मन ही मन सोचने लगा, ये बंदर भूखे लगते हैं, थोड़े से मेरे आलू खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा खेत पड़ा है। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। रमेश के खेत में कोई बंदर जाता तो वो उसे मारकर भगा देता और सुरेश के खेत में बंदर आते तो उसे कुछ नहीं करता था। एक बार सुरेश खेत की रखवाली करते करते सो जाता है। तभी बंदरों ने सुरेश को देखा और उसके पास गए। अरे लगता है कि ये किसान मर गया है। अरे मेरे बंदर भाइयों, ये किसान तो बहुत ही अच्छा था, रोज हमें उसके खेतों में आलू खाने देता था। चलो चलो हम इसे सोने की गुफा में ले जाते हैं। सुरेश ये सब बातें सुन रहा था। ये बंदर तो मुझे मरा हुआ समझ रहे हैं और सोने की गुफा में ले जा रहे हैं। मुझे मरने का नाटक करना चाहिए। ऐसा बोलकर सुरेश मरने का नाटक करने लगा और सारे बंदर उसे उठाकर गुफा में पहुंचा देते हैं और वहां सुरेश को गुफा में छोड़कर चले जाते हैं। बंदरों के जाने के बाद सुरेश ने अपनी आंखें खोली। जब उसने आंखें खोली तो उसके चारों तरफ सोना ही सोना था। सुरेश इतना सारा सोना देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे बाबा, इतना सारा सोना तो मैंने कभी मेरे सपने में भी नहीं देखा। और इतना बोलकर सुरेश सोने को अपने गामछे में भरकर अपने घर की तरफ चला जाता है। घर पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो जाती है। सुरेश की पत्नी उसकी राह देख रही थी और थोड़े दिनों में सुरेश बहुत पैसे वाला हो जाता है। वह बड़ा बंगला लेता है और अपने लिए नए कपड़े और अपनी पत्नी के लिए नए जेवर ले लेता है। और छोटे भाई की सफलता देखकर उसके बड़े भाई रमेश और उसकी पत्नी उससे जलने लगते हैं। आज ही सुनते हो, आपके भाई के हाथ में ऐसा तो क्या लगा है कि कम समय में इतने पैसे वाले हो गए, नया बंगला ले लिया और जेवर भी ले लिए। बात तो तुम सही कर रही हो लीला। ऐसा तो क्या जादू किया है ये सुरेश ने कि इतना धनवान हो गया है मेरे से। पता तो लगाना पड़ेगा। तुम एक काम करो, उसके घर जाके कुछ पता लगाओ कि आखिर मांजरा क्या है। इतना सुनकर रमेश की पत्नी अपने देवर और देवरानी के पास जाती है। अरे इतना सुंदर हार है देवर जी, कहीं खजाना हाथ में तो नहीं लग गया? कम समय में इतना सारा सोने, नए कपड़े और इतना बड़ा घर बनवा रहे हो। छोटे भाई और उसकी पत्नी बहुत ही भोले थे, सभी बात को जैसे तैसे बता देते थे। ओ अच्छा, ये राज है। मैं सोचूं कि इतने कम समय में ये लोग इतने अमीर कैसे हो गए हैं। इतना सुनकर रमेश की पत्नी वहाँ से चली जाती है और अपने पति के पास आकर सभी बातें बताने लगती है। अगले दिन रमेश अपनी पत्नी के बताए अनुसार आलू के खेत में रखवाली करने चला जाता है और छोटे भाई की तरह रखवाली करते करते सो जाता है। कुछ समय बाद बंदर आलू खाने आते हैं। तब बंदरों की नज़र रमेश पर पड़ी। बंदरों ने रमेश को मरा हुआ समझकर रमेश को ले जाने लगते हैं। तभी रास्ते में जाते जाते एक बंदर बोला कि मेरे बंदर भाइयों, ये किसान तो बहुत कंजूस किस्म का आदमी था। इसे तो सोने की गुफा में नहीं, चांदी की गुफा में ले जाते हैं।
अरे नहीं नहीं, मुझे चांदी की गुफा में नहीं, सोने की गुफा में ले चलो। रमेश की आवाज़ सुनकर सभी बंदर डर जाते हैं और रमेश को उसी जगह पटक कर भाग जाते हैं। अरे बाप रे, मर गया रे। ना चांदी नसीब हुआ ना सोना।